लास्ट टाइम भाई 9th क्लास का भी और 10th क्लास का भी चैप्टर नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब इसलिए मैंने आज आप लोगों को इकट्ठे बिठाए 9th और 10th को, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास ये 9th क्लास पे भी सेम है चैप्टर और 10th क्लास पे भी। बस अंतर इतना है कि क्वेश्चन थोड़े से 9th में लग दे रखे, 10th में लग दे रखे, बट फॉर्मूले सारे के सारे में ही प्रयोग होने। तो इसलिए आप लोगों को मैं चैप्टर कंबाइंड कराता हूं जो उसके फॉर्मूले वगैरह हैं। चैप्टर 13 का नाम है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बड़ा ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से 9th और 10th दोनों क्लास ने 8th क्लास में पढ़ रखा, फिर 10th वालों ने 9th में पढ़ रखा और 9th वालों ने 8th में पढ़ी रखा। अब 10th में जो है 10th वाले भी पढ़ लेंगे और 9th के पास तो है ये ऑलरेडी। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था बड़ा ही इंपोर्टेंट चैप्टर है जो आपकी आगामी परीक्षाएं होती हैं कंपटीशन लेवल की, उनपे भी वहां भी इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का अगर नाम देखा जाए, इस पूरे मैटर को जिसमें हम ये प्रयोग करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वगैरह, इस पूरे को बोला जाता है क्षेत्रमिति। मेरे ख्याल से क्लास 8 में चैप्टर क्षेत्रमिति के नाम से ही है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मेंसुरेशन। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन का जो लॉजिक है हमारा, इसमें हमारे कई प्रकार की आकृतियां होती हैं जिनके बारे में हम यहाँ उनके फॉर्मूले किस प्रकार से होते हैं और कैसे उनका क्षेत्रफल और आयतन वगैरह फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके एक एक आकृति में आप लोगों को बताता हूं, उसके सूत्र बताता हूं, क्या फॉर्मूला उसमें प्रयोग होगा। सबसे पहले इसमें सारे के सारे फॉर्मूले जानते हैं हम। जैसे पहले हम बात कर रहे हैं घनाभ की। घनाभ, तो घनाभ की आकृति मेरे ख्याल से सभी लोगों ने देख रखी हो। घनाभ की आकृति कैसे बनती है? जब आप दो आयतों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है भाई? घनाभ। सभी ने ये बात मेरे ख्याल से पहले से ही पढ़ रखी है। अब घनाभ की आकृति होती कैसे है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जरा ये पट्टी उठाना भाई, उठा दो, कोई सा बच्चा ये पट्टी उठाओ, वो छोटी सी उठा ला, इतनी बड़ी तो मां समझेगी। चलो, ये पट्टी है हमारे पास, ये घनाभ ही है। कैसे? ध्यान से देखिए, इसमें एक पृष्ठ तो है ऊपर की ओर, एक पृष्ठ है नीचे की ओर। ये इसकी क्या होती है? लंबाई, और ये क्या होती है? इसकी चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का एक पृष्ठ हो गया ऊपर और एक पृष्ठ हो गया नीचे। बात क्लियर होगी? ऐसे ही फिर जब हम बात करते हैं, एक पृष्ठ ये है इसमें इधर की ओर और एक पृष्ठ ये है, ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई, हाइट। बात समझ में आ गई? तो एक पृष्ठ यहां, ये क्या बताई थी अभी? चौड़ाई, और ये क्या है? ऊंचाई। तो एक पृष्ठ इधर से हमारा चौड़ाई और ऊंचाई का आ गया, ऐसे ही एक पृष्ठ इधर आ गया चौड़ाई और ऊंचाई का। क्लियर होगी बात? फिर आगे चलते हैं। एक पृष्ठ ये है, इधर आपको दिखाई पड़ रहा सामने, एक पृष्ठ ये है इधर। इसमें कौन सी दो भुजाएं हैं? एक तो लंबाई है और एक इसकी ऊंचाई है। बात समझ में आ गई? तो यहां के लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई और लंबाई के कितने कितने पृष्ठ उपस्थित होते हैं? इसमें दो दो पृष्ठ होते हैं। बात समझ में आ गई? टोटल अगर पृष्ठों की बात करें घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत? घनाभ समझ में आ गया कैसा होगा? चलिए इसको इधर रख देते हैं। तो यहां से जो हमारा पहला फॉर्मूला बनता है, इसमें मान लेते हैं कि यदि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई को B से प्रेजेंट कराया जाता है, तथा ऊंचाई H
मात्रक तो उसके आधार पे लेते हैं, सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर, मीटर वगैरह जो भी देगा, है ना। इकाई मान लेते हैं, मानना चाहे तो एल इकाई, बी इकाई, एच इकाई, ठीक है। इकाई वो वहां कुछ भी दे सकता है, लंबाई चौड़ाई जो भी दे के रखेगा, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो घनाभ में तीन चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब बात करते हैं इसके पहले सूत्र की। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम टीएसए से प्रेजेंट करते हैं। इसका क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। कुल सरफेस माने पृष्ठ, ठीक है, एरिया माने क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या कर देना है, जो मैंने भी आकृति बताई थी आप लोगों को, क्या कर देना है इसमें? दो पृष्ठ तो ये लंबाई और चौड़ाई के हैं, दो पृष्ठ हमारे ऊंचाई और लंबाई के हैं, दो ही पृष्ठ हमारे चौड़ाई और ऊंचाई के हैं। सबके क्षेत्रफल को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। बात समझ में आ गई भाई? तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। या ना कि मैं अगर सीधा ही फॉर्मूला बताऊं तो सीधा फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सभी को समझ में आ गया? वर्गमूल। दो को हमने गुणा से बाहर क्यों रखा? क्योंकि दो ही पृष्ठ लंबाई और चौड़ाई के हैं, जो बताया था मैंने। दो ही पृष्ठ हमारे चौड़ाई और ऊंचाई के हो जाएंगे और दो ही पृष्ठ हमारे ऊंचाई और लंबाई के हो जाएंगे। सभी को समझ में आ गया यहां तक? कोई समस्या? इसमें मेन फॉर्मूला तो यही प्रयोग होता है क्षेत्रफल निकालने का, लेकिन मैं हल्का सा भविष्य काल बताता चलूं आप लोगों को। इसमें कभी कभार कैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि हमें घनाभ के आकार की एक ऐसी आकृति बनानी है जिसको ऊपर से खुला रखना है या ऊपर से भी और नीचे से भी खुला रखना है। तो उसमें क्या कर देते हैं? अगर केवल ऊपर से खुला रखना है तो ऊपर का क्षेत्रफल घटा देंगे कुल में से, यानी कि एक लंबाई चौड़ाई वहां से कट जाएगी, हटा दी जाएगी। अगर दोनों पृष्ठ खुले रखने हैं तो लंबाई और चौड़ाई दोनों के दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल वहां से क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला पोर्शन एल बी 2 इंटू एल बी वहां से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। जैसे आपका एक कमरा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है कि भाई हमें क्या करना है, इस कमरे का दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीवारों के क्षेत्रफल का मतलब क्या है? न तो उसमें छत जोड़ रहा और न ही बरामदे को जोड़ रहा, जो फर्श पड़ा हुआ है आप। तो यानी कि उसमें से लंबाई चौड़ाई के दोनों पृष्ठों को आपको हटा देना है। क्लियर होगी बात यहां तक? बाई दी वे ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि केवल हमें बरामदे को छोड़ना है, फर्श जो है बरामदे का, ये नीचे पड़ा हुआ है फर्श, ये छोड़ना है, छत को जोड़ना है। तो फिर क्या करेंगे? केवल एक लंबाई चौड़ाई घटाएंगे। और कभी ये दे सकता है कि भाई फर्श जोड़ना है, छत नहीं जोड़नी है, फिर भी एक लंबाई चौड़ाई घटाएंगे। बात समझ में आ गई सभी को? कैसे होगा क्वेश्चन? चलिए, इसमें तो यही फॉर्मूला प्रयोग करा जाता है। जब क्वेश्चन देगा कि कौन सा पृष्ठ घटाना है तो घटा देंगे। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला प्रयोग करते हैं घनाभ का आयतन। मेरे ख्याल से ये भी सभी का पढ़ा हुआ है। आयतन को V से प्रेजेंट करा जाता है, चूंकि अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम। याद रहे, आयतन हमेशा 3 डायमेंशनल जो हमारी आकृति होती है उसी का फाइंड किया जाता है। 3 डायमेंशनल का मतलब जिसमें तीनों विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कभी भी दो भुजाओं वाले आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं, आयतन उसका ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे आयत, वर्ग वगैरह होते हैं तो उनका आयतन नहीं निकलता कभी। आयतन का अर्थ क्या है? किसी चीज में समाई जाने वाली मात्रा। जैसे आपके पास एक लोटा है, तो लोटे में आपने पानी भर दिया, तो पानी की जो उसमें मात्रा है वही क्या है? उसका आयतन है। बात समझ में आ गई? लेकिन आप मान लीजिएगा एक वृत्त ले लीजिएगा, वृत्त रिंग होती है जैसे, तो वृत्त में थोड़ा पानी रुक जाएगा भाई। वृत्त में जो है बीच में से कैसा है? वो खोखला है, तो उसमें पानी नहीं रुकेगा। आयत है आपका, आयताकार आकृति ले लीजिएगा, ये आपका जो नीचे फर्श है ये आयती है। अब इसमें आप पानी डाल लोगे
तो पानी कहां जाएगा? अगर उसे जरा सा भी स्थान मिल गया निकलने के लिए तो वहां जब तक ऊंचाई नहीं होगी तब तक आप पानी की मात्रा को वहां ज्ञात नहीं कर सकते। तो बात समझ में आ गया। आयतन किसका निकलता है? जिसमें 3 डायमेंशनल आकृति होती है, तीनों भुजाएं होती है। क्लियर होगी बात? चलिए, तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे ख्याल से सभी का पढ़ा हुआ L L गुणा B गुणा H लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई निकाल दीजिएगा, आयतन आ जाएगा। घन मात्रक या घन इकाई। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को घनाभ समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब ये बताइए, फॉर्मूले आप लोगों के पहले से लिखे हुए हैं कि लिखोगे जाने? मेरे ख्याल से तो लिखे हुए होंगे। लिखे हुए है ना? चलिए, नहीं भी होंगे तो लिख लीजिएगा। अब आगे बताता हूं मैं दूसरा। तो लिखे हुए है ना सबके? रिपीट ही करना है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम घन की। घन दूसरे नंबर पे आपका घन। घन और घनाभ में बस जरा सा अंतर है। घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वे अलग अलग होती हैं, और घन में लंबाई भी उतनी होगी, चौड़ाई भी उतनी होगी और उसकी ऊंचाई भी उतनी होगी। बात समझ में आ गई भाई? या ना कि घन कब बनेगा? जब हम दो यहां वर्ग लेके चले, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर। तो जब दो वर्ग आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? घन का निर्माण। और घन की प्रत्येक भुजा सब होती है, यानी कि उसकी लंबाई भी उतनी होती है, चौड़ाई भी और उसकी ऊंचाई। ए से प्रेजेंट कर दीजिएगा कि भाई लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और उसकी ऊंचाई भी ए है। आकृति जैसे ये रखी हुई घन की आकृति है। चलो एग्जाम्पल भी मिलेगा। घना मान लो, सॉरी घन मान लो अपने माइंड में जितना पृष्ठ ऊपर है उतना ही नीचे है, इतना ही इधर है, इतना ही इधर है, उतना ही उधर है, इतना ही इधर है, तो घन है। ठीक है भाई? और मेरे ख्याल से लूडो का गेम तो सभी खेलते हैं ना? खेलते हैं। उसमें जो गिट्टा होता है 1 से 6 तक के अंक होते हैं, वो आपका घन ही है। उसका प्रत्येक सरफेस, प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? समान होता है, यानी कि उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होता है। समझ में आ गया? तो यहां मान लेते हैं, यदि घन की भुजा ए मात्रक है, तब अब मैं सीधा लिख दूंगा घन का टीएस से। टीएस से समझ जाओगे ना? घन का टीएस से का मतलब टोटल सरफेस एरिया। देखो ये निकला कहां से? अपने माइंड में इसे फॉर्मूले को वही लेके चलो, घनाभ का इस ऊपर लेके चलो। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? सेम है, यानी कि एल के स्थान पे भी ए आ जाएगा, गुणा बी, बी के स्थान पे भी ए, यहां भी ए गुणा ए प्लस ए गुणा। समझ में आ गया भाई सभी को? तो यहां के 2 इंटू ए की ए में गुणा हो जाएगी तो ए स्क्वायर प्लस, यहां भी आपका ए स्क्वायर और प्लस। समझ में आ गया सभी को? 2 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितने टाइम जुड़ रहा? 3 टाइम जुड़ रहा, तो कितना जाएगा? 3a। इसकी इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6 वर्ग। क्लियर हो गया सभी का? तो 6a स्क्वायर आएगा। इसमें फिर वही बात बनती है जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को। अगर पृष्ठ ऊपर का खुला छोड़ना है या ऊपर का और नीचे का खुला छोड़ना है तो 2 पृष्ठ आउट हो गए। टोटल कितने पृष्ठ थे? 6। अगर ऊपर का भी और नीचे का भी खुला पृष्ठ छोड़ेगा तो कितना आ जाएगा फिर? 4a। और अगर केवल ऊपर का या केवल नीचे का पृष्ठ खुला छोड़ेगा तो 5a। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत? फिर ऐसे ही इसके आयतन की बात करते हैं। 3a v बराबर आयतन में फिर वही लंबाई के स्थान पे भी है, चौड़ाई के स्थान पे भी है, ऊंचाई के स्थान पे भी है। एक ही कितने टाइम गुणा हो रखी? 3 टाइम गुणा है, तो इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 की पावर 3 घन मात्रा। सभी को क्लियर हो गया भाई? कोई दिक्कत? तो नोट तो आपके करे हुए हैं ही। चलो नंबर 3 पे चलते हैं हम। यहां से एक नई चीज और जुड़ जाएगी हमारे साथ में,
बात करते हैं बेलन की। बेलन सिलेंडर कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। आपके घर में भी है सिलेंडर जिसपे खाना वगैरह बनाते हैं। खाना तो खैर उसके चूल्हे में बनता है गैस के, बट गैस उसी में से मिलती है। ठीक है, इसकी आकृति कैसे होती है, चलिए पहले आकृति देख लेते हैं। सिलेंडर में या ना कि हमारे बेलन में दो वृत्तीय सिरे होते हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। ये इसका पूरा का पूरा वृत्तीय सिरे का व्यास होगा, ये भी पूरा का पूरा व्यास होगा। और इसका जो मध्य बिंदु है, यानी केंद्र है वृत्त का, यहां से यहां तक इसकी क्या होती है, ये त्रिज्या आर से प्रेजेंट कर दीजिएगा। और ये यहां से यहां तक पूरी होती है बेलन की ऊंचाई, एच मान लीजिए। बात समझ में आ गई भाई। हमने क्या ले लिया कि बेलन की जो त्रिज्या है वो आर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है। अब इसमें मैं बता रहा था एक नया सूत्र हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं भुजाओं को। यदि बेलन की त्रिज्या आर व ऊंचाई एच है, एच मात्रक लिख दो, एच इकाई मान लीजिएगा चाहे तो स्टार्टिंग में। ठीक है, आर इकाई एच इकाई। तब सबसे पहला फॉर्मूला बनता है बेलन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 पाई आर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये होता क्या है, इसको बोला जाता है अंग्रेजी में CS से। इसकी फुल फॉर्म होती है कर्व। कर्व होता है कर्व, कर्व का मतलब होता है वक्र। तो कर्व, कर्व का मतलब वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है इसको अंग्रेजी में, इसलिए से CS से प्रेजेंट करते हैं। अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या, इसको समझिए। जो पृष्ठ हमें सामने से दिखाई पड़ता है, किसी भी आकृति का जो पृष्ठ हम सामने से देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे बेलन को देखने का प्रयास करेंगे आप, तो इसमें सामने से कौन सा पृष्ठ दिखाई पड़ेगा, केवल ये वाला वृत्तीय सिरे दिखाई नहीं पड़ेंगे सामने से। अब इसकी बात कर रहा था मैं, अगर इसकी लेके चले हम घनाभ की या घन की, तो इसमें से सामने से कौन से पृष्ठ को देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर भाई। इसको देख सकते हो, उसको देख सकते हो, उसको, इसको, न तो इसे देख सकते हैं, न ऐसे देख सकते हैं सामने से पूरे को, नहीं देख सकते ना। इसको सामने से पूरे को दिखाई देगा, नहीं ये सामने से पूरा दिखाई देगा, केवल ये पृष्ठ दिखाई देगा। तो जिस पृष्ठ को हम सामने से पूरा देख पाते हैं, वो पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कहा जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक बात। तो इसका जो सूत्र होता है समझिए, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। मेरे ख्याल से पहले से पढ़ा हुआ है वर्गमूल। चलिए ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं आता कैसे। जरा एक कोई पेज देना मुझे, एक पेज दे दो कोई, ऐसा तो ये भी चल जाएगा। चलो इसे चला लेंगे। लाओ चलो भैया पेज ही फाड़ दे दो, पेज ही दे दो। आपका बेलन बना कहां से, बेलन जो है ये कैसी आकृति है आपके पास अभी, आयताकार। आयत, सही पकड़ा आप लोगों ने, आयत। ये आयताकार आकृति है, ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है। आयत का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र आपने क्या पढ़ रखा, लंबाई गुणा, सभी ने पढ़ा हुआ है। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में मोस्टली लंबाई गुणा चौड़ाई का ही जिक्र होता है, बस वो किस एंगल में घूम के आ जाता है वो हमारी आकृति पर डिपेंड करता है। चलिए अब ये बेलन बना कैसे, ये आयत था हमारे पास, ठीक है भाई, हमने इसे फोल्ड कर लिया ऐसे।
इसको ऐसे हमने फोल्ड कर दो, बन गया बेलन। ये हल्का सा ऐसे बेलन बन गया भाई। दो वृत्तीय सिरे निकल गए इसमें, समझ में आ गया सभी को? बेलन बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो क्षेत्रफल का कमाल कैसे निकला। अब जो इसकी लंबाई है वो किसके बराबर होगी? ऊंचाई। इसकी परिधि के बराबर। सही पकड़ा है उसने। जो लंबाई थी, सॉरी लंबाई तो इसकी किसके बराबर होगी? इसकी ऊंचाई के बराबर। लंबाई इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आगे h गुणा में h आ गया, यानी ये क्या है? इसकी लंबाई आ गई। समझ में आ गई क्या बात? जो चौड़ाई थी इसकी, चौड़ाई किस रूप में कन्वर्ट होगी? इसकी वृत्ताकार परिधि के रूप में कन्वर्ट हो चुकी। आ रही क्या बात समझ में? ये वृत्ताकार परिधि बनेगी। और आपको पता है वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त की लंबाई क्या होती है? उसकी परिधि। तो लंबाई का सूत्र क्या होता है वृत्त की या परिधि का सूत्र? 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर आ गया इधर। ये क्या होगी? इसकी चौड़ाई का कार्य कर रहा और ये इसकी लंबाई का कार्य कर रहा। तो सूत्र तो वही लंबाई गुणा चौड़ाई है। समझ में आ गया कैसे निकलता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं इसकी टीएसए की। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? हमने भी सामने का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है, अभी मैंने आकृति दिखाई थी आप लोगों को। ये केवल अभी आपने क्या करा है, जो आपको पृष्ठ सामने से दिखाई पड़ रहा था ये पूरा का पूरा, चलो दोबारा बना देता हूं। समझ रहे हैं ना? जो पृष्ठ आपको सामने से दिखाई पड़ रहा, केवल इसका क्षेत्रफल फाइंड किया आपने, उसको सीएस से कहा जाता। इसमें ध्यान से देखो, दो पृष्ठ और कौन से जुड़ गए? एक वृत्तीय सिरा इधर जुड़ गया और एक वृत्तीय सिरा इधर। जब इनका क्षेत्रफल भी इसमें जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी कि टीएस से आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को? तो यहां के टीएस का क्या सूत्र होता है? 2 पाई एएस से, यानी कि बेलन का एएस से प्लस 2 गुणा वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल। वृत्तीय सिरे का 2 गुणा क्यों लिया मैंने? पता लग गया, क्योंकि दो वृत्त जोड़ रहे, एक इधर एक इधर, त्रिज्या दोनों की सेम है, इसलिए क्षेत्रफल भी सेम होगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा? यह आपका 2 पाई आर एच आया था प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां से 2 भी कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, एक आर भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां से 2 पाई आर आपने ले लिया कॉमन, एच प्लस आर वर्ग मान। समझ में आ गया सबको भाई? तो बेलन का एएस से समझ में आ गया सबको, टीएस से समझ में आ गया। एक सूत्र और बच रहा आपका, जाना कि ये तो सीएस से था, ये बी पार्ट मान लो, सी में आपका बचा क्या? बेलन का आयतन। आयतन पाई आर है, ये भी आप लोगों का पढ़ा है। क्या होता है सूत्र? पाई आर राइट, पाई आर स्क्वायर एक्स। भाई बात वही है, देखो कितना आसान है फिर से मैटर। बेलन का आयतन निकालना, आयतन में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई किसमें आ गई पहले से ही? ये पूरा क्षेत्रफल है भाई। क्षेत्रफल में दो चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई तो इसमें आ गई क्षेत्रफल में। ये ऊंचाई बच रही, इसकी गुणा कर दीजिएगा, आयतन आ गया। यही तो आकृति थी, इसमें से ही निकल रहा सारा मैटर। देखो भाई, इसमें आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई चाहिए ना। वृत्त का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई आ गई और गुणा ऊंचाई कर दीजिएगा, इसकी तो क्या निकल जाएगा? इसका आयतन आ जाएगा हमारे पास। आयतन को जो है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई भी लिखा जाता है। तो क्षेत्रफल क्या है इसका? पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है? एच। आ गया आयतन। समझ में आ गया सबको? और इसको क्या लिखा जाता है? घन। क्लियर हो गया पॉइंट सभी का? तो यहां के कहने का तात्पर्य क्या है? मेन इस
चैप्टर में बस फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले अगर सारे के सारे आपको बढ़िया तरीके से लर्न है, उनको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं आपको, कुछ वहीं से पता करके उसे लगना भाई क्या सूत्र बनना इसका, सीधी सी बात, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करने में फिर कोई दिक्कत नहीं है। बेलन समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं यहां, एक आपने पढ़ा था शंकु। नंबर 4 पे पढ़ते हैं शंकु। शंकु क्या करती है आप सबने पढ़ रखी, चलिए मैं बता देता हूं। ये हमारा शंकु, ये इसका एक वृत्तीय सिरा होता है, पूरा का पूरा व्यास है, और यहां से यहां तक इसकी अभी बताई थी मैंने क्या होती है, त्रिज्या। और ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक ये होती है इसकी ऊंचाई h। बस इसमें एक नई चीज जुड़ेगी हमारे पास, ये जो होती है एक दूरी, इसे कहते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और इसे प्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। लेंथ, एल फॉर लेंथ, तो तिर्यक ऊंचाई को यहां ऐसे प्रेजेंट करा जाता है एल से। समझ में आ गया भाई? ये शंकु है आपका, इस टाइप क्या करती है सभी ने देख रखी है। अरे भाई 55 में क्या वैसे भी खाते हो, गुल्फी नहीं खाई क्या? एक गुल्फी सी आती है, बेचने वाले फिरते हैं, तो उसमें वो दूध की अगर रबड़ी सी बनी हुई होती है, उसको डाल डाल के देते हैं, तो उसे खाते हो आप, बड़ा चुस्का लेकर के आप। बर्थडे कैप, और बर्थडे कैप भी आती है एक, हाँ वो भी शंकु ही है, सही बोल रहे हैं आप। बर्थडे की कैप वगैरह आजकल ओढ़ के रखते हैं ना, ऊपर चूंच सी निकली हुई होती है उसमें, और नीचे ढक के रखते हैं, है ना? समझ में आ गया? एक बात और, कभी आप जब सफर करते हैं तो सड़कों पे देखा होगा आपने, जहां बैरिकेडिंग कर कार्य चलता हुआ होता है, तो वहां उस पे क्या करते हैं, वो आगे थोड़े से शंकु टाइप क्या करते हैं, रख के रखते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। अगर ग्रीन रख रखी तो भाई जाओ, रेड रख रखी तो रुके रहो, और अगर उसने येलो रख रखी तो भी थोड़ा वेट करो, ठीक है? तुम्हें शंकु के आकार क्या करती हो, क्लियर होगी बात भाई? शंकु समझ में आ गया? तो शंकु में कितनी चीजें होती हैं, त्रिज्या, हाइट और इसकी त्रिज्या। क्लियर है बात यहां तक? कोई समस्या? चलिए इसमें फिर फॉर्मूला की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें वही लिख लेते हैं, यदि शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h व तिर्यक ऊंचाई l, तब और सीधा मैं टीएस से एस से वगैरह लिख रहा। सबसे पहले शंकु का एस से क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, पाई आर एल। या ना कि एक प्रकार से क्या आ गया भाई, क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल, बस आर में यहां कितनी चीजें आ जाएगी, एक तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, दूसरा इसकी भुजा कौन सी जुड़ जाएगी, इसकी एल जुड़ जाएगी, लेंथ। फॉर्मूला तो यही है, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहां तो आपको जुड़ जाएगा आपका आर गुना, समझ गए? तो पाई आर एल वर्ग मात्रा। फिर इसके बात करते हैं टीएस से की, ये सीएस से है, सीएस से टीएस से टोटल सरफेस एरिया। बताओ क्या होगा, पाई आर एल प्लस आर। नहीं उसे समझो पहले भाई, इसमें क्या है, एक तो एस यानी कि जो सामने से दिखाई पड़ रहा था वो तो जोड़ ही दिया। शंकु में केवल एक वृत्तीय सिरा होता है, तो एक वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि क्या बनेगा फॉर्मूला, ए एस से प्लस वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल। तो यहां पे
कितना आ गया पाई आर एल, और वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल पाई आर। समझ में आ गई बात? क्या कॉमन ले लेंगे यहां से? पाई आर। पाई आर, अंदर बचेगा एल प्लस आर। वर्ग मात्र। जहां अब दोनों फॉर्मूलों को लिखने के पश्चात ही मैं बता रहा एल बराबर क्या होगा। एल कैसे निकालेंगे? एल बराबर होगा आपका अंडररूट एच स्क्वायर प्लस। कैसे आ रहे रखने की कोई जरूरत नहीं भाई, आपको पता है ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहां? 90 डिग्री का। और जब कहीं भी समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक है? यानी कि इसका लंब हो जाएगा, ये इसका आधार हो जाएगा और ये इसका कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब आप लगाओगे यहां, लगा से इधर ही बता दूं मैं, तो कर्ण का वर्ग यानी कि आर स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस, चूंकि ये दूरी आर है और ये पूरी की पूरी एच है। जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर का क्या आ जाएगा? समझ में आ गया ना सबको? तो एल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे पता लग गया? डायरेक्ट दे रखी तो सोने पे सुहागा, और अगर केवल त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी, एल फाइंड करना है तो सूत्र लगा दीजिए। क्लियर होगी भाई बात सभी को? कोई दिक्कत? चलिए एक लास्ट फॉर्मूला है इसमें फिर से, आयतन। तो शंकु का आयतन हमेशा प्रयोग के आधार पर क्या देखा गया कि एक आकृति हमने इसको अगर प्रयोग करके देखना चाहे तो प्रयोग के आधार पर पता लग जाता है। हमने क्या करा, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक तो लिया हमने बेलन और एक लिया शंकु। एक क्या लिया हमने? बेलन, और एक क्या लिया? शंकु। ठीक, तो वहां से क्या बताया मैंने? समान ऊंचाई और समान त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम होनी चाहिए, दोनों की ऊंचाई सेम होनी चाहिए। एक शंकु की आकृति लेनी और एक आपने बेलन की आकृति। फिर वहां से आपने क्या देखा, जब प्रयोग करके देखोगे तो शंकु का जो आयतन है, यानी कि शंकु में जो मात्रा है किसी भी चीज की, पानी या दूध वगैरह कुछ भी, वो बेलन में जो उपस्थित मात्रा है उसकी 1/3 होती है। 1/3 का मतलब 1/3। अर्थात अगर पानी डाल रहे आप, ये मान लीजिए आपने गिलास ले लिया, शंकु के आकार का मान लो अपने माइंड में, ठीक? इसी आकार का एक बेलन ले लीजिए, त्रिज्या और उसकी ऊंचाई सेम। तो वहां से आप क्या देखोगे, जो बेलन में उपस्थित पानी की मात्रा शंकु की मात्रा की कितनी है? 3 गुणी है। या फिर यूं कह सकते हैं कि शंकु में बेलन की अपेक्षा कितना है? 1/3 है, 1/3। अर्थात इसका आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर। 3 पाई आर स्क्वायर। बस ये तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का है, बस 1/3 हो जाएगा घनमान। समझ में आ गया भाई? ये चीज आप प्रयोग करके देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। ये प्रयोग के आधार पर निकल जाता है। सभी को समझ में आ गया? चलो यहां तक का पहले नोट करते हैं, फिर आगे चलो। भाई इसमें कभी कभार मैं क्या कर रहा थी, यहां सी एस से लिख दिया, यहां एस से लिखा गया। तो कभी कभार क्या होता है, जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसे ए एस से भी लिख दिया जाए। वैसे मेन तो सी एस से ही होता है, बट कभी कभार ए एस से भी लिख दिया करते हैं इसमें, है ना? तो ए एस से का मतलब सी एस से ही होता है। अगर इसे अपना एक शब्द जोड़ के चले, वैसे शायद ना हो, लेकिन मेरी जहां तक कल्पना है हो सकता है। ए का मतलब है अपेयरिंग। अपेयर माने क्या होता है? देखना। अपेयरिंग यानी कि सामने से दिखाई देने वाला। समझ गया बात? तो इसलिए ए एस से लिख देते हैं, बट मेन इसका सी एस से ही होता है। तो कभी कभार शायद मैंने क्वेश्चनों में लिखवा दिया एस से सी एस से, तो वहां उसको सी एस से ही कर लेना, ठीक है? बट ऑप्शन के लिए एस से हो जाता है कभी कभार। चलिए अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। लास्ट है इसमें आपका गोला। बेटा नहीं गोला आप सबने देख रखा है। गोला इज लाइक ए बॉल
बॉल देखिए आप सभी ने, तो वो गोला है। ठीक है, प्रतियोगिताएं भी चलती हैं गोला फेंक वाली, गोला फेंकते हैं, प्रतियोगिताएं चलती हैं, गेम चलते हैं गोले फेंक वाले। ठीक है, तो गोले क्या करते हैं आप सभी ने पढ़ रखी है, ऐसा तो ऐसी होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये केंद्र मान लेते हैं इसका। ठीक है, तो गोले में केवल और केवल क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या उसकी लंबाई का कार्य करती है, त्रिज्या उसकी चौड़ाई का कार्य करती है, और त्रिज्या उसकी ऊंचाई का कार्य करती है। बात समझ में आ गई? वृत्त और गोले में थोड़ा सा अंतर है। वृत्त क्या करता है, किसी भी पृष्ठ को पूरे को घेरता है, लेकिन गोला किसी पृष्ठ के पूरे सरफेस को नहीं घेरेगा, वो केवल थोड़ा सा टिका हुआ होता है, बाकी सारी की सारी ऊंचाई उसके ऊपर उठी भी रहती है, इसलिए से गोला कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो गोले की त्रिज्या क्या है, r। यदि गोले की त्रिज्या r मात्रक है, तो इसमें क्या होगा भाई, सबसे पहला तो वही फॉर्मूला CSA। अगर गोले का CSA की बात करें या फिर इसके TSA की बात करें, दोनों सेम होते हैं। TSA भी उतना ही होता है इसका, CSA भी उतना ही होता है। ठीक, और सूत्र क्या होता है उसका, 4 पाई r वर्ग। यानी कि ये भी प्रयोग के आधार पर क्या देखा जाता है, एक गोले में से 4 वृत्तों का निर्माण होता है, एक गोले में से 4 वृत्त निकलते हैं, इसलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। 4 वृत्तों का कितना हो जाएगा, 4 पाई r। बात समझ में आ गई? तो इसका ASA और TSA दोनों सेम होते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। अब सेकंड में बात करते हैं इसके आयतन की। V बराबर क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई r घन। भाई 3 हो जाए तो आनी आनी है, इसलिए घात में 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और भी समझते हैं, अर्धगोला। अर्धगोला इस लाइक के कटा हुआ नींबू। भाई नींबू है आपके पास, नींबू गोला है, उसको आधा काट लीजिएगा, अर्धगोला बन गया। ये अर्धगोले क्या करती होती है, त्रिज्या इसकी आरी रहेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें अर्धगोले का, ASA, फिर वही ASA बोल रहा है, CSA क्या हो जाएगा इसका, आधा 2 पाई वर्ग। तो आधा नींबू जो है अपने आप ले लियो भाई, है ना, घर पे रख लेना। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं इसके TSA की। इसमें TSA बनेगा, ये इंपोर्टेंट लॉजिक है, यहां कंपटीशन लेवल पे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। TSA कैसे बनेगा, चौक बड़ी सी है इसमें से भाई, चलो। जब आप नींबू को काट देते हैं, अगर अभी यहां नींबू वगैरह है, कोई प्याज होती तो मैं काट के दिखाता, चलो फिर भी एक कल्पना कर लो, एक नींबू है आपके पास, आपने बीच में से उसको काट दिया। ठीक है, अब काट करके डायरेक्ट मैं ये नहीं कह रहा है खीरे पे डालो और खाना शुरू कर दो, जो मैं बताना चाह रहा हूं वही कल्पना करो, कभी आपके मुंह में पानी आना शुरू हो गया हो, वही खीरा भी रखा हुआ सामने, डालो और खाओ। तो केवल कल्पना करनी है कि आपके पास कटा हुआ नींबू है, अर्धगोला है, तो उसमें आपने क्या देखा, अर्धगोले का जो ASA था वो कितना है, ऊपर का पृष्ठ जो उसका है, कौन से वाला पृष्ठ, जो कटा हुआ नहीं कह रहा मैं, ऊपर का जो पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन जहां से आपने इसको काट दिया, एक वृत्त वहां से भी निकल जाएगा,
आ गई क्या बात समझ में? वो भी तो एक वृत्त का कार्य कटेगा ना, ऐसे हो गया मान लिया ये वृत्त का कार्य करेगा कटा हुआ भाग, तो इसका तो पूरे का आ गया 2 पाई आर स्क्वायर और एक वृत्ताकार सिरा एक हो जाएगा, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? समझिए क्या? यानी कि एक तो इसमें क्या जुड़ जाएगा CS से प्लस वृत्तीय सिरे का, क्योंकि इसमें एक वृत्तीय सिरा और जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 पाई वर्ग। समझ में आ गया भाई सबको? एक वृत्तीय सिरा नीचे और जनरेट हो जाएगा, पूरे निम्बू में नहीं है वो बात, केवल आधे निम्बू में आएगी। चलिए थर्ड इसके आयतन की बात कर लेते हैं। इसका आधा हो जाएगा, 2 इसका आधा करोगे तो 2 जब बटे में करोगे 2 दूनी तो कितना आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर घात 3 घनमान। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जो आपका मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन से रिलेटेड जो आकृतियां आपने पढ़ी 9th क्लास वालों के पास भी और 10th क्लास वालों के पास, सारे के सारे यही फॉर्मूले आपके प्रयोग होने। कंपटीशन लेवल पे भी कहीं जाओगे एग्जाम देने के लिए तो वहां भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूले बढ़िया तरीके से आपको याद होना चाहिए और क्वेश्चन को पढ़ते ही बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा क्षेत्रफल वो पूछ रहा है। आयतन पूछ रहा है तो आयतन में तो कोई बकवासबाजी है ही नहीं, वो तो सीधा फॉर्मूला है। बस क्षेत्रफल में कभी कभार क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बस वो डीपली समझना है। एस से निकालना है कि हमें टीएस से निकालना है, ठीक है? वो उसके लॉजिक के आधार पे फिर सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। तो आप लोगों का आज का जो कार्य है वो यही है, प्रत्येक फॉर्मूले को बढ़िया तरीके से स्मरण कीजिए, उसको बढ़िया तरीके से याद कीजिए। फिर कल से आप लोगों की जो एक्सरसाइज है उसको शुरू कर दिया जाएगा।